नमस्कार साथियों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंद पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग प्रशासन को देख रहे थे। प्रशासन में इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके। अगर आप तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और वो लेक्चर आप पहले देखिए। उसके बाद अगर आप इसे करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम दिल्ली सल्तनत का प्रमुख साहित्य पढ़ेंगे और उसके जो इतिहासकार थे उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग उस जो पुस्तकें हैं, जो दिल्ली सल्तनत का साहित्य है, उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनकी विषय वस्तु क्या थी और वो पुस्तक कब लिखी गई, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। साथ में दिल्ली सल्तनत की जो राज की भाषा क्या थी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधा अपने लेक्चर पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के कुछ मुख्य साहित्य, उससे पहले हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी। तो जो दिल्ली सल्तनत, इसकी जो राज की भाषा रहेगी, ठीक है, राज की भाषा जो इसकी रहेगी वो फारसी रहती है। तो दिल्ली फारसी रहेगा। तो जो चूंकि इसकी राज की भाषा फारसी थी, इसलिए इसकी जो महत्वपूर्ण बुकें होंगी वो मोस्टली जो लिखी जाएंगी वो फारसी में लिखी जाएंगी। तो मान लिया आप बाई चांस एग्जाम में भूल गए, कोई भी पुस्तक दी, उसका पूछ लिया इसका भाषा क्या था, तो आप उसको फारसी टिक कर सकते हैं। बल्कि आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मान लिया भूल जाते हैं तो आप उसको फारसी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये जो अलबरूनी था ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये फारस यानी फारिज के खीवा नगर का निवासी था और ये बनारस से संस्कृत सीखा था। ठीक है, उसकी जो पुस्तक रहेगी किताबुल हिंद की रचना इसने कहाँ की थी, गजनी में की थी। इसकी जो मृत्यु कब होगी, 1038 से 1039 ईस्वी में थी। ये अलबरूनी है। ठीक है, ये संस्कृत, अरबी, फारसी का विद्वान था एवं त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। ये प्रथम मुस्लिम भारतविद था, तहकीके हिंद अरबी भाषा में, और इसका जो अनुवाद करेगा 1888 में एडवर्ड सचाऊ के द्वारा किया जाएगा। और एक इसका एक अन्य नाम भी है किताबुल हिंद, जो कि 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण। तो जो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पुस्तक है, ये इसको 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सती प्रथा का प्रचलन का वर्णन कौन करता, तो ये अलबरूनी सबसे पहले करेगा। भारत में सती प्रथा का उच्चारण कथन हिंदुओं का, इसका एक स्टेटमेंट है ये, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश के जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र के जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके विज्ञान के जैसा कोई विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अलबरूनी ऐसा बताता है कि हिंदुओं का यह विश्वास है, यानी हिंदू भारत के लोगों को यह विश्वास है उनके देश के जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र के जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके विज्ञान के जैसा कोई विज्ञान नहीं है। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी वर्तमान पीढ़ी है। अलबिदारी अलबिलादुरी विचार भी अलबरूनी से मिलते हैं, यानी जो अलबिलादुरी रहेगा उसका भी विचार लगभग अलबरूनी से ही मिलता जुलता रहता है। ठीक है, भारत में खगोल विज्ञान, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर, कपिल के शांति, पतंजलि, भागवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण जो भारत के प्रमुख ग्रंथ थे उनका भी ये अध्ययन करेगा। और उसके बाद ये जो इसकी पुस्तक रहेगी किताबुल हिंद, इसका अपनी पुस्तक में जाके उसका विश्लेषण भी, तुलनात्मक विश्लेषण भी करेगा। ठीक है, और ये भारत में 16 जातियों का उल्लेख करेगा, जिसमें अछूतों की सबसे लंबी सूची भी यही प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है चचनामा। चचनामा में अरबों के सिंधु विजय का इतिहास मिलता है। ठीक है, इसका जो मूल नाम क्या था, तो इसका फतेहनामा। ठीक है, इसकी रचना कौन करेगा, तो इसकी रचना मोहम्मद बिन कासिम के समय किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा की गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जो रचना, हालांकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, इसकी जो रचना थी कौन किया था, अली इब्न हमीद के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय चचनामा को फारसी में अनुवादित किया था। तो जो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी था, नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका क्या करेगा, फारसी में अनुवाद करेगा। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है किताबुल यामनी, यानी तारीख यामनी इसका दूसरा नाम था, तो अब इसको याद रखिएगा। इसकी जो रचना कौन करेगा, तो ये उतबी के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, सुबुक्तगिन तथा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल से के 1020 ईस्वी तक का इतिहास भारत पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक में सुबुक्तगिन से लगाकर महमूद गजनवी के शासनकाल यानी 1020 तक का जो इतिहास रहता है वो किताबुल यामनी में मिलेगा। तो इसकी रचना कौन करेगा, तो उतबी करेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें भारत पर आक्रमण का वर्णन मिलेगा। तो इसमें जो भारत पर अरब आक्रमण हुए थे उन सबकी जानकारी इसी पुस्तक में मिलेगी। ठीक है, उतबी द्वारा कभी महमूद के साथ भारत नहीं, उतबी जो था ये कभी भी भारत नहीं आया था, और ये भारत से वहीं बैठकर भारत कभी नहीं आया था, वहीं से अपना इतिहास लिखा था। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख सिंध, इसका एक अन्य नाम है तारीख मासूम। इस पुस्तक में सिंध के विस्तृत इतिहास, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी जो रचना होगी 1600 ईस्वी में भक्कर के मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा की जाएगी।
सिंधु की अरब विजय से अकबर के काल तक का सिंधु का इतिहास, ये जो पुस्तक है इसमें तारीख़ सिंध, इसमें सिंधु विजय से लगाकर अकबर के शासनकाल तक की जानकारी मिलती है इस पुस्तक में, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ताजुल मासिर, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास, तो ये पुस्तक, इसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास भी कहा जाता है। तो इसका जो इतिहासकार, इसका जो लेखक कौन था, तो इसका लेखक था हसन निजामी, ठीक है। ये इसको प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। इतिहास अंततः, ठीक है, इसको उपन्यास का दर्जा भी दिया गया और ये फारसी में लिखे थे, तो इसकी जो भाषा रहेगी वो फारसी रहेगी, ठीक है। भारत में हुई 1191 से 1217 की घटनाओं का वर्णन किया जाए तो ये ताजुल मासिर है। 1191 से लगाकर 1217 की जो विभिन्न भारत में घटनाएं घटी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें इस पुस्तक में जानकारी मिलेगा। साथ में इसमें कुतुबुद्दीन के समय की, कुतुबुद्दीन का समय भी उसी के बीच में आता, तो ये कुतुबुद्दीन के समय की बीच में जो उसके समय जितनी भी घटनाएं उन सब की जानकारी भी इसमें मिलती है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जैनुल अखबार, इसकी रचना किसने की थी, तो ये अबू साइद के द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसमें ईरान का इतिहास है, ठीक है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है तबकाते नसीरी, ये दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास, ये मतलब इससे पहले जो बुक लिखी उसमें क्रमबद्ध इतिहास नहीं था, लेकिन जो तबकाते नसीरी थी इसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है, ठीक है। इसमें कुल 23 अध्याय हैं। मिनहाजुल सिराज द्वारा फारसी में रचना, इसकी जो मतलब इसकी जो भाषा रहेगी वो फारसी भाषा में लिखी जाएगी। कौन लिखेगा, मिनहाजुल सिराज लिखेगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन करेगा, तो एच जी रेवर्टी द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय 1260 ईस्वी तक का इतिहास, तो इसका जो इसमें इतिहास जो रहेगा वो नसीरुद्दीन महमूद के समय यानी 1260 तक का इतिहास इस पुस्तक में दिया गया, ठीक है। रजिया के पतन के बारे में मिनहाज लिखता है, उसके सभी गुण किस काम के हैं, क्योंकि वह स्त्री थी, तो मतलब मिनहाजी सिराज ऐसा बताता है, तो उसके सभी गुण किस काम के हैं, क्योंकि वह स्त्री, मतलब उसके अगर स्त्री नहीं होती तो शायद उसमें राजा बनने के सभी गुण थे, परंतु वो स्त्री थी, ठीक है। इल्तुतमिश 1231-32 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण के समय मुस्लिम सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए मिनहाज के साथ ग्वालियर गया था। तो इल्तुतमिश क्या करेगा, इसको मिनहाजुल सिराज को लेके जाएगा ग्वालियर, जब मतलब तज़किरा सुनाने, तज़किरा एक प्रकार से होता था जो मतलब मोटिवेशनल कहानियां सुनाते थे जिससे सैनिक मोटिवेट हो जाते थे, एक प्रकार से मतलब प्रेरणादायक कहानियां जिससे सैनिक मोटिवेट हो जाए और अच्छे से युद्ध लड़ पाए, तो यही था तज़किरा, ठीक है। तज़किरा, यह युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों को साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए मुसलमान योद्धाओं को वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई जाती जिन्हें तज़किरा कहा जाता था। जैसे मतलब किसी व्यक्ति की जीवन गाथा हो सकती है, मान ले कोई बहुत महान व्यक्ति रहा हो या मतलब बहुत वीर व्यक्ति रहा हो, उसकी जीवन गाथाएं सुनाकर लोग मतलब सैनिकों को मोटिवेट करते थे, ठीक है। सूफी संतों के तज़किरा प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये था तज़किरा, और इसके बाद जो अगला इतिहासकार रहेगा उससे अमीर खुसरो जो रहेगा, ठीक है। इसका जो पूरा नाम रहेगा अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो है आपका, और इसका जो जन्म होगा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाला में कब होगा, 1253 ईस्वी में होगा, ठीक है। बलबन कैकुबाद, तो ये अमीर खुसरो रहता है, ये 8 सुल्तानों का शासन काल देखेगा। उसमें कौन कौन रहेगा, तो बलबन रहेगा, कैकुबाद रहेगा, क्यूमस रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, मुबारक खिलजी रहेगा, खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक, ये कुल 8 सुल्तान जो रहते हैं इनका काल देखेगा। तो ये जो अमीर खुसरो रहेगा 8, इसके बाद जो भरनी के बारे में पढ़ेंगे वो 6 सुल्तान नहीं, उनका शासन काल देखेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार था जिसका जन्म भारत में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहास, इसका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में ठीक कहाँ पे होगा इसका, यानी पटियाली इटावा जिले में होगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। भारत में जन्मा दूसरा इतिहासकार बर्नी था, तो इस जो दूसरा इतिहासकार रहेगा बर्नी के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो भारत में जन्मा दूसरा इतिहासकार था, ठीक है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि का पद प्रदान किया। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है इसको अमीर खुसरो को राजकवि का पद प्रदान करेगा। अब इसका जो कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसको हम देख लेते हैं। अब धर्मी को अवधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब की पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है, ठीक है। तो अवधर्मी को अवधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। जैसा कौन कहता है, अमीर खुसरो बताएगा। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरा हुआ रक्त की घनीभूत बूंद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या कथन, इसको आप याद रखिएगा। ये अक्सर पूछ लिया था कि ऐसा कौन कहता था कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है, तो ये अमीर खुसरो कहेगा, ठीक है। विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समझ थी, तो ये अमीर खुसरो ऐसा बताएगा कि जो मतलब शिक्षा यानी विद्या के क्षेत्र में जो दिल्ली है वो बुखारा के समकक्ष थी।
भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे, ऐसा एक अमीर खुसरो बताएगा कि जो भारत के ब्राह्मण हैं वो अरस्तु के समान ही प्रतिभाशाली थे। ठीक है। मसनवियों एवं दीवानों से तत्कालीन इतिहास की, तो जो मसनवी और दीवानों से तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। अमीर खुसरो की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख पुस्तक सबसे पहले हम देखेंगे मिफ्ताहुल फुतरह। ठीक है। इसकी रचना इसकी रचना कौन करेगा? तो अमीर खुसरो ही करेगा, उसी की प्रमुख रचना है। मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन। तो ये जो पुस्तक है इसमें मलिक छज्जू के जो विद्रोह का दमन है, कैसे दमन करेगा उसके बारे में दिखाएगा, और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक जो प्रमुख अभियान रहेंगे उसके बारे में इसकी मतलब इस पुस्तक में जानकारी मिलेगी। अगली दूसरी जो पुस्तक है खजाइल उल फुतू अथवा तारीख अलाई, ये जो मतलब इसकी जितनी भी पुस्तकें रहेंगी उसमें ये जो एक पुस्तक रहेगी ये गद्य की रचना रहेगी। ठीक है। अलाउद्दीन के शासन के प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन, जो ये पुस्तक इसमें अलाउद्दीन के जो शासन रहेगा उसके 16 वर्षों के मतलब शुरुआती 16 वर्षों का वर्णन इसी पुस्तक में दिया जाएगा। ठीक है। मंगोल आक्रमण व अमीरों के दमन का वर्णन नहीं है। मंगोल आक्रमण अमीरों का दमन, इसमें जो पुस्तक है मंगोलों के आक्रमण और अमीरों का दमन का वर्णन भी इसमें किया गया। ठीक है। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों एवं दक्षिण के बाजारों का वर्णन, तो इस जो पुस्तक खजाइल फुतू इसमें जो मलिक काफूर दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के समय अभियान करेगा उन सब के बारे में भी इसमें जानकारी मिलेगी। साथ में दिल्ली की जो बाजार व्यवस्था का वर्णन भी इसमें किया जाएगा। ठीक है। अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान यानी पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चारवाहा जैसी उपाधियां दी गई थी। ठीक है। इसी पुस्तक में ऐसा लिखा गया कि अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान यानी यानी युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां भी इसी पुस्तक में दी गई। ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का जो आविष्कार है वो भारत में होगा। तो अमीर खुसरो ऐसा बताता है कि जो शतरंज का खेल है उसका उसका ऐसा मानना है कि जो शतरंज का खेल है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो वो भारत में हुआ था। ठीक है। और इसी पुस्तक में वो शतरंज के खेल का वर्णन भी करेगा। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण बुक है किरान उशादेन, ये रचना कब होगी? तो ये 1289 में रची है। ठीक है। खुसरो पहली मसनवी थी, ये खुसरो की पहली मसनवी थी। कैकुबाद के आदेश पर लिखी गई थी। ये जो पुस्तक किसके आदेश पर लिखी गई थी? ये कैकुबाद के आदेश पर लिखी जाएगी। ठीक है। बंगाल के सूबेदार बुगारा खां और उसके पुत्र दिल्ली सल्तनत कैकुबाद की अवध भेंट की वार्ता भी। तो इस पुस्तक में जो बंगाल के सूबेदार रहते हैं बुगरा खां और उसका जो पुत्र रहता है उसकी जो भेंट होगी अवध में, कैकुबाद की जो अवध में भेंट वार्ता होगी उसका वर्णन भी इसमें किया गया। ठीक है। दिल्ली के वैभव का वर्णन, तो ये जो पुस्तक है इसमें दिल्ली के वैभव का वर्णन किया गया। दिल्ली को हजरत दिल्ली का नाम भी दिया गया। ठीक है। इसी पुस्तक में अगली जो महत्वपूर्ण बुक है अंशिका है, देवल रानी खिज का, गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज खां के प्रेम का वर्णन। तो ये जो पुस्तक है आशिका, इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र रहेगा खिज्र खां और जो गुजरात के राजा कर्ण की जो पुत्री रहेगी देवल देवी, उनका जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक है। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का वर्णन, इसी पुस्तक में अलाउद्दीन का जो गुजरात का अभियान रहेगा उसका भी वर्णन किया जाएगा। ठीक है। अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर द्वारा सत्ता हस्तगत करने के षड्यंत्रों का उल्लेख किया गया। तो इसमें जो अलाउद्दीन के जो अंतिम वर्ष में रहेंगे कैसे सत्ता का स्थानांतरण होगा, उन जो कोई षड्यंत्र रचे जाएंगे उन सब चीजों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। आशिका में खुसरो ने कहा यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए, और यह मसनवी दुखांत है। ठीक है। तो ये अमीर खुसरो ऐसा बताता है यदि अगर मैं अपनी पुस्तक में भारत का प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। ठीक है। अगली जो प्रमुख पुस्तक थी इसकी नूह सिपेहर। ठीक है। जो कि 9 भागों में विभाजित है। इसको नूह सिपेहर इसलिए क्योंकि 9 भागों में विभाजित है। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन, तो इसमें जो मुबारक शाह खिलजी के समय सैनिक अभियान है उन अभियानों का वर्णन इसी पुस्तक में किया गया। भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी आदि का भी सुंदर वर्णन इसी पुस्तक में गया है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की प्रकृति कैसी है, पशु पक्षी आदि चीज़ों का जो वर्णन किया गया इसी नूहे सिपुर में किया गया। ठीक है। हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण है अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता। तो हिंद ये तोता मतलब जो हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है इस कारण इसको तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का तोता कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अमीर खुसरो रहेगा ये भारत को धरती का स्वर्ग बताएगा। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है तुगलकनामा, अमीर खुसरो की जो अंतिम रचना थी ये तुगलकनामा। ठीक है। अमीर खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक की एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, युद्ध तथा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने वाले, तो इस जो पुस्तक है गयासुद्दीन तुगलक
दिल्ली सिंहासन को जो प्राप्त करने का वर्णन किया गया, और ये अंतिम पुस्तक थी। तो ये जो मतलब आपने जितनी भी बुक देखी है, ये अक्सर मतलब क्या होता है कि सारे एक साथ दे दिए जाएंगे, 4-5 को ऑप्शन, उसमें से कोई एक बुक अलग से दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा निम्न में से अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक नहीं है, मतलब एक पुस्तक भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, कि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी बुक अमीर खुसरो की नहीं है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको सारी बुकें याद होगी और उसका विषय वस्तु भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विषय वस्तु क्या है इस पुस्तक में, किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खजाइल फुतू गद्य में है, इसके अलावा अन्य पांचों रचनाएं पद्य में। तो जितनी भी रचनाएं खजाइल फुतू को छोड़कर सारी पद्य में है। ये जो खजाइल फुतू यही मात्र एक पुस्तक है जो गद्य में है। अमीर खुसरो ने लिखा कि भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है, जबकि फारसी भाषा 4000 फंगस तक नहीं बनती। अमीर खुसरो का ऐसा मानना था कि जो भारतीय भाषा है हर 4 कोस पे बदल जाती है, जबकि जो फारस की भाषा है वो लगभग मतलब हर 4000 फंगस यानी बहुत लंबे समय तक नहीं परिवर्तित होती, ठीक है। अमीर खुसरो एवं ईसामी ने कहा कि महिलाओं को घर की 4 दीवारों में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। तो ऐसा कौन कहता है कि महिलाओं को घर की 4 दीवारों में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो ये अमीर खुसरो कहता है, ये अक्सर पूछ लिया था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इब्न बतूता और रेहला, ठीक है। तो जो इब्न बतूता है इसकी जो रचना रहेगा रेहला रहेगा, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक रहेगी, इसमें यात्रा विवरण ये अपना करेगा रेहला। तो इसका जो पूरा नाम रहता है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद उर्फ इब्न बतूता, ठीक है। इसका जो जन्म होगा 1304 ईस्वी में होगा। कहाँ होगा? तंजियार में होगा, मोरक्को, जो मोरक्को में पड़ता है, अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। ये 1333 ईस्वी में भारत आया और 14 वर्ष तक ये भारत में रहेगा, ठीक है। तो ये 1333 में भारत आएगा। किसके समय आएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आएगा और ये 14 वर्षों तक भारत रहेगा, ठीक है। आगे चलकर इसको काजी भी मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको दिल्ली करे, इसको सॉरी इसको चाइना भी भेजेगा, मतलब चीन भेजेगा इसको दूध बनाकर, ठीक है। मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1334 ईस्वी में 1200 टन का वार्षिक वेतन पर दिल्ली का काजी बनाया, जो कि 8 वर्ष। तो ये 1334 ईस्वी में इब्न बतूता को 1200 टन का वार्षिक वेतन पे दिल्ली का काजी बनाएगा। लगभग 8 वर्ष तक ये दिल्ली के काजी के पद पर कार्य करेगा। सुल्तान ने असंतुष्ट होकर उसे कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। तो सुल्तान इससे ना खुश नहीं रहेगा तो क्या करेगा? इसको उठाकर जेल में डाल देगा, ठीक है। इस्लामी धर्मशास्त्र एवं विधि शासन का विशेषज्ञ, तो ये जो इब्न बतूता था इस्लामी धर्मशास्त्र का ज्ञाता था और ये विधि शासन का विशेषज्ञ भी था। ढोल की आवाज के साथ महिला के सती होने का उल्लेख करता, तो ये ऐसा बताता है कि ढोल की आवाज के साथ महिलाओं के सती होने का उल्लेख करेगा ये। 1341 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तुमुर के दरबार में भेजा, किंतु वह बीच में ही वापस लौट आया। तो 1341 ईस्वी में ये क्या करेगा? इब्न बतूता को क्या करेगा? राजदूत बनाकर चीन के सम्राट तुगलक के ये फिर रास्ते से ही लौट आएगा, ठीक है। वह 1353 ईस्वी मोरक्को लौट गया और फिर ये 1353 ईस्वी में क्या करेगा? मोरक्को वापस चला जाएगा, ठीक है। चीन जाते वक्त इब्न बतूता रास्ते में मालदीव में 18 माह काजी के पद पर रहा। भारत में कुल 14 वर्ष तक रहा। उसने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष मोरक्को के सुल्तान की सेवा में व्यतीत किए। उसी के आदेश पर अपना यात्रा विवरण भी लिखा था। तो ये जिसका जो जीवन के 25 साल अंतिम रहते, ये जो मोरक्को के सुल्तान रहते उन्हीं के मतलब सेवा में व्यतीत किए और उसके आदेश पर ये यात्रा विवरण भी लिखेगा। रेहला, इसको सफरनामा के नाम से भी प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये अरबी भाषा की पुस्तक और रेहला का जो अंग्रेजी अनुवाद कौन करेगा? तो ली एवं गिब्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। इसको आप याद रखिए, अक्सर पूछा था रेहला का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ली और गिब्स ने किया था, ठीक है। रेहला ने में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व व चरित्र, तत्कालिक समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि, यानी जितना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय महत्वपूर्ण कार्य होगा वो लगभग कार्यों का वर्णन इसी पुस्तक में करेगा, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, तत्कालिक समाज कैसा था, वहाँ की डाक व्यवस्था कैसी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय न्याय व्यवस्था कैसे काम करती, उसका जो राजधानी परिवर्तन था, वो जो भी महत्वपूर्ण 2-4 स्टेप उठाएगा, हालांकि वो सफल नहीं रहेंगे, उन सब का वर्णन कौन करेगा? तो ये रेहला की जो अभी इब्न बतूता की पुस्तक रहेगी रेहला, इसी में वो करेगा, ठीक है। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर एवं संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया। तो इब्न बतूता ऐसा बताता है जो दिल्ली है इस्लामिक दुनिया के जो पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर है और ये संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी इसको दिल्ली को कहेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, इसका जन्म कब होगा? 1285 से लगाकर 1357 ईस्वी, ठीक है।
इसका जन्म 1285 में होगा, कहाँ पे होगा? बरन में होगा, जो कि बुलंदशहर में, ठीक है। सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार इसको माना जाता है। सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन करेगा। तो जो बरनी रहता है, ये पहला इतिहासकार रहेगा जो कि अलाउद्दीन जो खिलजी के समय जो बाजार व्यवस्था रहेगी और जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रशासनिक व्यवस्था उनका ये उल्लेख करेगा, ठीक है। ये औलिया का शिष्य था। इतिहासकार को विज्ञान की रानी कहा, मतलब जो जियाउद्दीन बरनी इतिहास को विज्ञान की रानी कहेगा। एकमात्र इतिहासकार जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बरनी को जिंदा दिल साथी व नदीम की उपाधि दी थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, बरनी को जिंदा दिल साथी व नदीम की उपाधि देगा। इसकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें तारीख फिरोज शाही थी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही जो कि इसमें 1266 से लगाकर 1357 यानी बलबन के राज्याभिषेक से लगाकर 1357 यानी फिरोज शाह के जो शासनकाल था उसके छठे वर्ष तक का वर्णन इस पुस्तक में दिया जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास, मिनहाज ने जहां अपने इतिहास को समाप्त किया, बर्नी ने अपने इतिहास की शुरुआत वहीं से की। तो जो मिनहाजुल सिराज की जो पुस्तक रहेगी उसको जहां पर वो खत्म करेगा, बर्नी उसके आगे से इतिहास लिखना शुरू करेगा और ये कहाँ तक लिखेगा? फिरोज शाह तुगलक के जो शासन था उसके छठे वर्ष तक ये लिखेगा, ठीक है। तो ये रचना कहाँ करेगा? तो ये भटनेर जेल में रहेगा, वहीं बैठकर ये तारीख फिरोज शाही लिखेगा। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद कौन करेगा? तो तारीख फिरोज शाही का तो एलियट एवं डाउन्स के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। फतवा जहादारी इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बुक थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था एवं आदर्श मुस्लिम शासकों के गुरु तथा गजनवी का अपने पुत्रों को दिए गए निर्देशों का वर्णन करता था। ये पुस्तक रहेगी, इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था कैसी थी, आदर्श मुस्लिम शासकों के गुरु तथा गजनवी का अपने पुत्र को दिए गए संदेश का वर्णन इसी पुस्तक में करेगा, ठीक है। शाना मोहम्मदी, शहीफ नाट मोहम्मदी, ये जो पुस्तक है ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो पुस्तक है हसरतनामा, मुस्लिम कानूनों का उल्लेख इसी पुस्तक में किया गया, ठीक है। फिरोज तुगलक ने बरनी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। तो ये जो बरनी मतलब फिरोज शाह तुगलक रहेगा, ये बरनी पर विद्रोह का आरोप लगाएगा और उसको फिर कैद करके जेल में डाल देगा और उसकी जो जितनी भी संपत्ति होगी उसको जब्त कर लेगा, ठीक है। बर्नी ने फिरोज को खुश करने के लिए भटनेर, तो वहीं पर ये बर्नी उसको फिरोज को खुश करने के लिए जो इसको भटनेर जेल में बंद कर देगा, तो वहीं बैठकर ये भटनेर जेल में ही रहकर ये तारीख फिरोज शाही की रचना करेगा और फतवा विरोधाई दोनों पुस्तकें वही जेल में ही लिखेगा, ठीक है। बर्नी के अनुसार बलाहर गांव में साधारण किसान या मजदूर होते थे। जो बलाहर होते थे वो एक प्रकार से जो गांव के साधारण मजदूर या किसान होते हैं उनको ही बलाहर कहा जाता था, ठीक है। और इसका जो एक प्रमुख कथन है, एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र, तो ऐसा कौन कहता है? तो ये बदायूं कहेगा, ठीक है। ये मुंतहुल उल तवारीख में ये बदायूं जो रहेगा इसकी जो पुस्तक रहेगी, मुंतहुल तवारीख में क्या कहेगा? स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है? पर्दा या कब्र रहेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का एक नगरी शासन, दिल्ली सल्तनत एक नगरी शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहर समाज का शोषण का सहारा देता था, ठीक है। तो ये बर्नी कहेगा दिल्ली सल्तनत एक नगरी शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहर समाज का शोषण सहारा देता, ठीक है। अगला जो प्रमुख इतिहासकार रहेगा सिराज यानी शमसे सिराज अफीक, इसकी जो रचना रहेगी तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो। तारीख फिरोज शाही बर्नी की भी थी, तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीक की भी थी, ठीक है। तुगलक वंश के इतिहास, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय तक की जब तैमूर का आक्रमण हुआ, लेकिन इसमें फिरोज तुगलक के शासन का संपूर्ण वर्णन है। तो ये पुस्तक है, इसमें फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण शासन का वर्णन नहीं है और इस पुस्तक में 90 अध्याय एवं 5 भाग है, ठीक है। फिरोज की शिकार पार्टी एवं मदिरा विभाग का वही उल्लेख किया था। इसमें जो फिरोज शिकार करने जाता था फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में वर्णन किया गया। उसका मदिरा विभाग जो था उसके बारे में वर्णन किया गया इसी पुस्तक में। अफीक ने ईरानी परंपरा का उल्लेख किया, उल्लेख किया है। स्त्री एवं सर्प भयावह जी इन्हें मार डालना चाहिए। तो ये कौन कहता है स्त्री एवं सर्प भयावह जी इन्हें मार डालना चाहिए? तो इसका उल्लेख कौन करेगा? तो ये अफीक करेगा, ठीक है। ख्वाजा अबू बकर इशामी, तो अब हम जो अगला इतिहासकार इशामी के बारे में जानेंगे। ये जो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहासकार था, ठीक है, वो आपको पहले से ही पता। फिरोज तुगलक के समय फुतुहुत सलातीन की रचना, तो ये जो इशामी रहेगा फुतुहुत सलातीन की रचना करेगा, किसके समय करेगा? फिरोज शाह तुगलक के समय करेगा, ठीक है। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन शाह बहमन शाह, ये जो पुस्तक है बहमनी का जो शासक रहेगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को ये पुस्तक अपनी समर्पित करेगा, ठीक है।
प्रांतीय राजवंश के विषय में पहली रचना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था ये जो इशामी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ठीक है। मलफुजात तिमुरी, ये जो पुस्तक है ये तैमूर लंग की आत्मकथा है, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मलफुजात तिमुरी अबू तालिब हुसैनी द्वारा फारसी में अनुवाद, इसका जो अनुवाद किया जाएगा अबू तालिब के द्वारा किया जाएगा फारसी में, ठीक है। अजी मुगल बादशाह शाहजहां को भेंट की जाएगी ये पुस्तक। अगला जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जफरनामा, ये क्या है, ये तैमूर जो लंग था, उस तैमूर लंग था उसकी जीवनी है, ठीक है। तैमूर लंग के अभियानों का वर्णन इसमें किया जाएगा इस पुस्तक में। और रचना तैमूर की मृत्यु के 30 वर्ष के बाद उसके पोते के संरक्षण में सिराजुद्दीन अली याजदी, ये जो पुस्तक है जफरनामा, ये सिराजुद्दीन अली याजदी के द्वारा लिखी जाएगी। किसके समय लिखी जाएगी? तैमूर की मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद उसका जो पोता रहेगा उसके द्वारा लिखी जाएगी, ठीक है। और इशामी का जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो कथन, उसको हम लोग देख लेते हैं। औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्यों से विमुख करता है। तो इशामी ऐसा कहता था कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है, यानी जो घर के अंदर रहती है, और अगर उसको कोई उच्च पद मिल जाता तो वो क्या होती है, अपने उद्देश्य से विमुख हो जाती है, ठीक है। ऐसा कौन बताता था? इशामी बताएगा। एक महिला एक शासक के रूप में भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, इसका ऐसा मानना था कि एक जो महिला है तो एक शासक का जो शासक का जो निर्वाह है वो शांतिपूर्वक या निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि की कमी की ऐसा मानना है इसका, कि जो इशामी का इसका मानना था कि जो महिलाएं होती हैं उनका बुद्धि कम होती है और ये भली भांति पूर्वक शासन का निर्वहन नहीं कर सकती है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करें। तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर अब तक आपने मतलब ऊपर के लेक्चर नहीं देखे तो आप उसको अगर एक बार देखिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर आपको एग्जाम हंट ऐप दिख जाएगा, वहाँ से आप एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध है, आप जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और साथ में वहाँ पर कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं, उनको आप वहाँ से टेस्ट भी देकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जो हम लोग करेंगे तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपको 2-3 क्लास में करा दिए जाएंगे, जिससे आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।